नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, राहुल सांकृत्यायन की दिमागी गुलामी। हाँ, ये किताब और इसके विचार आज भी बहुत सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि सांकृत्यायन जी की जो दिमागी गुलामी की अवधारणा है उसे समझें। और ये भी कि क्यों वो मानते थे कि भारत की तरक्की में ये एक बड़ी रुकावट है। महापंडित महाविद्रोही का व्यक्तित्व भी झलकता है इसमें। हाँ, शीर्षक ही अपने आप में मतलब काफी चौंकाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका जो मुख्य तर्क था वो क्या था? उनका मुख्य तर्क ये था कि भारत जैसी जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो अक्सर अपनी ही सोच की, अपनी परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ जाती हैं। हाँ, एक तरह की मानसिक दास्ता। बिल्कुल, मानसिक दास्ता। और वो खास तौर पर उस राष्ट्रवाद की आलोचना करते थे जो सिर्फ अतीत का गुणगान करता है आंखें मूंद कर। जैसे वो किस्सा है ना कि प्राचीन भारत में उड़ने वाले लकड़ी के घोड़े थे या बारूद था। हाँ, वही। सांकृत्यायन कहते थे कि ये सिर्फ हंसी की बात नहीं है, ये असल में दिमागी गुलामी का लक्षण है और ये खतरनाक है। खतरनाक क्यों मानते थे वो इसे? देखिए, उनका मानना था कि इस तरह की सोच हमें आज की जो असली समस्याएं हैं, गरीबी है, सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक दिक्कतें हैं, उनसे लड़ने नहीं देती। ध्यान भटका देती है मतलब। हाँ, बिल्कुल, ध्यान भटकाती है और तर्कपूर्ण सोच को रोकती है। वो तो विज्ञान और तर्क के जबरदस्त हिमायती थे। अंधविश्वास, रूढ़िवाद, इन सब के खिलाफ थे वो। सही। और इसी नजरिए से उन्होंने गांधीवाद को भी देखा है ना? उस पर भी उन्होंने काफी कुछ लिखा है। हाँ, काफी तीखी आलोचना की है। वो ये तो मानते थे कि गांधी जी ने जनता को जगाया, लामबंद किया, जो बहुत बड़ा काम था। हाँ, वो तो था। पर वो गांधी जी के धर्म, ईश्वर और गीता जैसे ग्रंथों पर अत्यधिक जोर देने से सहमत नहीं थे। अच्छा, उन्हें क्या दिक्कत थी इससे? उन्हें लगता था कि ये चीजें मतलब पारंपरिक सोच पर निर्भरता बढ़ाती हैं और कहीं ना कहीं दिमागी गुलामी को मजबूत करती हैं। और गांधी जी के कुछ सामाजिक विचार भी उन्हें शायद अव्यवहारिक लगते थे, जैसे वो ट्रस्टीशिप वाला सिद्धांत। हाँ, ट्रस्टीशिप हो गया या जन्म नियंत्रण का विरोध। सांकृत्यायन इन्हें पुरानी और अव्यवहारिक सोच मानते थे। और वो अस्पृश्यता वाला मुद्दा, उस पर भी उन्होंने कुछ कहा है। हाँ, उन्होंने इस विरोधाभास की ओर इशारा किया कि एक तरफ अस्पृश्यता मिटाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ उन्हीं ग्रंथों और ऋषियों का सम्मान भी किया जा रहा है जो कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। ये एक जटिल बिंदु है। उनके नजरिए से ये सब वैज्ञानिक सोच और आधुनिक समस्याओं से सीधे तौर पर जूझने में बाधा डालता था। वो कहते थे कि नेता जेल में अर्थशास्त्र या विज्ञान पढ़ने की बजाय गीता पढ़ रहे हैं, ये कैसी तैयारी है भविष्य की। तो मतलब उनके लिए दिमागी आजादी पहली जरूरत थी। बिल्कुल, और यही सोच उनकी हिंदू मुस्लिम समस्या पर भी दिखाई देती है। हाँ, उस पर उनका क्या कहना था? वो इसे कैसे देखते थे? लोग और साथ में विदेशी ताकतों ने पैदा किया है ताकि आम लोग बटे रहें। हाँ, ताकि गरीब हिंदू और मुसलमान अपने असली साझा दुश्मन गरीबी, शोषण को न पहचान पाएं और आपस में ही लड़ते रहें। तो फिर हल क्या था उनके हिसाब से? हल एकदम सीधा और कह सकते क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति की दीवारें तोड़ो। असली मुद्दा आर्थिक है, तो गरीबों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, एक होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या रास्ते सुझाए? साथ खाना पीना, अंतर धार्मिक विवाह, इन सब की वकालत की। और जो धार्मिक विभाजन के प्रतीक हैं, मंदिर, मस्जिद, त्योहार, जुलूस, यहाँ तक कि गौ रक्षा, इन सबको वो प्रगति में बाधक मानते थे। ये तो बहुत रेडिकल विचार थे उस वक्त। हाँ, उन्होंने तो कम्युनिस्टों से भी खुलकर कहा कि धार्मिक भावनाओं या जाति की परवाह किए बिना इन बाधाओं को चुनौती दो, आर्थिक मुद्दे को प्राथमिकता दो। और यही सोच शिक्षा में भी वो लाना चाहते थे। बिल्कुल, शिक्षा ऐसी हो जो हाथ के काम, शारीरिक श्रम और विज्ञान पर जोर दे, किताबी रटंत विद्या नहीं। और सबसे जरूरी, वो धार्मिक और जातिगत पूर्वाग्रहों को मिटाए। और जमींदारी, उस पर भी तो उन्होंने लिखा है। हाँ, जमींदारी को तो वो पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में थे। मानते थे कि ये किसानों के शोषण की जड़ है। अच्छा, किताब में रूस का भी जिक्र है। सोवियत संघ के बारे में उनके क्या विचार थे? हाँ, वो उस समय सोवियत व्यवस्था से काफी प्रभावित थे, खासकर वहाँ की आर्थिक प्रगति, शिक्षा और संस्कृति का फैलाव, बेरोजगारी के खात्मे की वो तारीफ करते थे। मतलब उन्हें लगता था कि वो एक बेहतर व्यवस्था है।
हाँ, उन्हें लगता था कि वहां लोगों को कल की चिंता से मुक्ति मिल गई है, और जो पश्चिमी देश सोवियत संघ की आलोचना कर रहे थे उसे वो पूंजीवादी प्रचार मानते थे। स्टालिन के बारे में भी कुछ कहा है। हाँ, उन्होंने स्टालिन के नेतृत्व और पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता को रेखांकित किया, जिससे रूस एक औद्योगिक शक्ति बना। त्रात्स्की जैसे विरोधियों की उन्होंने आलोचना की और दमन की बातों को भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा माना। ये जानना जरूरी है कि ये उस समय का, उस दौर का उनका नजरिया था। बिल्कुल, संदर्भ समझना जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, सांकृत्यायन का मुख्य संदेश क्या था? उनका सबसे बड़ा जोर बाहरी क्रांति से ज्यादा मानसिक क्रांति पर था। हाँ, उनका वो वाक्य बहुत मशहूर है, बाहरी क्रांति से कहीं ज्यादा जरूरत मानसिक क्रांति की है। बिल्कुल, जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम दिमागी गुलामी से आजाद नहीं होंगे, तब तक सच्ची तरक्की, सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। सही कहा। और इससे एक बहुत अहम सवाल आज भी उठता है, जो उन्होंने दशकों पहले लिखा था। क्या सवाल? कि दिमागी गुलामी की ये जो पूरी अवधारणा है, परंपरा के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर बिना सोचे समझे चीजों को मान लेना, ये आज के भारत में कितनी प्रासंगिक है? क्या उनकी आलोचना की कुछ पहलू आज भी उतने ही सटीक बैठते हैं या कुछ अब पुराने हो गए? ये सोचने वाली बात है ना?